velocity is less than or equal to 5 g speed per g. देखिए लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि स्टिंग मास सिस्टम है तो लोवेस्ट पॉइंट पे जो मास की स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए √5 की। और ये आर लेंथ है, ये ए पोजीशन मैंने कहा था, ये बी पोजीशन, ये सी पोजीशन। बी पे निकालिए स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर यहाँ की जल्दी से एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। ए और बी पे मैंने मान लिया यहाँ पे वेलोसिटी आपकी दी गई है, मेरे को बीबी की वैल्यू चाहिए। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। ए पॉइंट पे एनर्जी सी फॉर सिर्फ काइनेटिक है हाफ एम बी स्क्वायर। इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच। तो VB is equal to कितना आ जाएगा √3GR। ए और सी पे एनर्जी थोड़ा लगाइए, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो VC कितना आ जाएगा √3R। अगर इस केस में यहाँ पे अगर मैं टेंशन निकालूं तो नीचे की तरफ क्या है mg और नीचे की तरफ है mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ऊपर क्या है टेंशन, तो टेंशन एट ए आपका आ जाएगा 6 mg। पुट करके देख लीजिए, ठीक। टेंशन एट बी ये वैल्यू आ जाएगी 3 mg और टेंशन एट सी ये वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि ये मान के तो निकाला। एवरीडी यहाँ पे भी ड्रॉ कर लीजिए, नीचे mg और बाहर की तरफ mvb स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो टेंशन है b विल बी इक्वल टू mvb स्क्वायर डिवाइडेड बाई r और vb स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3gr। ठीक है, नोट कर लियो। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक ऑसिलेशन। स्ट्रिंग आपका पीरियोडिक ऑसिलेशन करना चाहिए, तो सिंपल लॉजिक लगाइए कि अगर मैं एक स्ट्रिंग मास सिस्टम ले रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखना है कि अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट है तो पीरियोडिक मोशन के लिए कौन सा रीजन होना चाहिए डी टू बी। ये पीरियोडिक मोशन का हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि स्ट्रिंग मास सिस्टम है, अगर मैं बी को ऊपर ले जाऊं इस वाले पोजीशन से, अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो सबसे पहले ये ड्रॉप होगा, उसके बाद ये ऐसे करेगा। ठीक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल बी पोजीशन पे ले जाऊं उसके बाद अगर इसको रिलीज करूं तो ये पीरियोडिक मोशन करेगा। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम कंडीशन निकाल रहा हूं कि पीरियोडिक का जो रीजन है, पीरियोडिक मोशन के लिए रीजन क्या होने का, ये वाला पार्टिकल इसी पोर्शन में क्या कर सकता है, पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो मैंने कहा कि ए पॉइंट पे पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड मैंने कहा कि u है और बी पॉइंट तक अगर इसको पहुंचना है तो बी पॉइंट पे u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0।
मैं पीरियोडिक ऑसिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। पीरियोडिक ऑसिलेशन के लिए डिस्कस कर हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको रेफरेंस माना है। जब पार्टिकल बी पोजीशन तक पहुंचेगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक जीरो जानी चाहिए। तो पोटेंशियल कितना है, mgr, टाइम कैंसिल हो गया, यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2gr। इसका मतलब अगर पार्टिकल बी तक आके मूव कर रहा है तो लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, √2gr। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि पार्टिकल बी तक जाए। पार्टिकल तो ये भी ऑसिलेशन ही है, ये भी पीरियोडिक ऑसिलेशन, ये भी पीरियोडिक ऑसिलेशन, ठीक। इसका मतलब अगर पार्टिकल को पीरियोडिक ऑसिलेशन करना है तो u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी और √2gr से छोटी। इस बीच में अगर पार्टिकल की वेलोसिटी है लोवेस्ट पॉइंट पे तो पार्टिकल क्या करेगा, पीरियोडिक ऑसिलेशन। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अगर मैं बात करूं u की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr है तो पार्टिकल क्या करेगा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर, ठीक है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 और 2gr के बीच में है तो पार्टिकल क्या करेगा, पीरियोडिक ऑसिलेशन। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 2gr से बड़ी है और 5gr से छोटी है, 5gr से छोटी है इसका मतलब पार्टिकल सी तक नहीं पहुंच पाएगा, 2gr से बड़ी है इसका मतलब पार्टिकल बी पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा, ठीक। तो टेंशन कहां पे जीरो होगा, टेंशन विल बी जीरो इन बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में जाके कहीं ना कहीं पार्टिकल के टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो। पार्टिकल पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा क्योंकि √5gr की वैल्यू कम है, 2gr से बड़ी है इसलिए बी को क्रॉस कर जाएगा। क्लियर है यहां तक। नोट कर लिया, चलिए क्वेश्चन कीजिए। Find tension at point P. Find tension at point P. सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी मिनिमम देखूं तो √5gr होनी चाहिए, ये तुरंत निकाल के देख लीजिएगा, √50। ये √50 से बड़ी है ना, इसका मतलब पार्टिकल क्या करेगा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ये जो पार्टिकल है ये किस पोजीशन पे है, बी और सी के बीच में। बी और सी के बीच में टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, mv² माइनस mv cos थीटा। मेरे को अगर v की वैल्यू पता चल गया और सब अननोन है मेरे लिए, ठीक है, मेरे को बस v निकालना है और v 1 मिनट, तब तक आप लोग कीजिए 1 मिनट में।
उस पोजीशन में पहले बी फाइंड करना। टेंशन कितना आ रहा है? 66 न्यूटन। मेरा 56 आ रहा है। अच्छा देखते हैं 56 से कोई ना कोई करेक्ट होगा। तो मैंने सर फिर 8 या तो माइनस होना या ऐड होना है। अच्छा चलिए मैं यहाँ पे इसको रेफरेंस मान लूंगा। जब इधर पहुंचेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास इतनी हाइट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकालू, ये कितना था 1 मीटर, ये कितना हो जाएगा 1 cos 37 दैट मींस 4/5। ये कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 7/5 नहीं 9/5, है ना। तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। टी पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है mgh प्लस काइनेटिक हाफ mv²। यहाँ से v² की वैल्यू निकालिए, 8 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, कितनी आ रही है मेरी 8। लेकिन 64 आ रही होगी। हाँ ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 64 माइनस mg 10 cos 37 4/5 56 न्यूटन, करेक्ट है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में याद रखिएगा सिर्फ दो ही चीजें करनी है, टेंशन और एनर्जी कंजर्वेशन, बस दो चीजें अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते चले। आगे सुनने चलिए। अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 2gr और 5gr के बीच में है तो पार्टिकल पे जो टेंशन होगा b और c के बीच में कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। मेरे को वो पोजीशन पता लगानी है जहां पे टेंशन जीरो हो रहा है। हम लोग इस केस को डिस्कस कर रहे हैं जब इसकी वैल्यू 5gr से छोटी है और 2gr से बड़ी, इस केस को डिस्कस कर। तो मैंने मान लिया कि पार्टिकल पे जो टेंशन है किसी पी पॉइंट पे जीरो हो गया और ये कितना एंगल बना रहा है थीटा, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, टेंशन एट पी कितना हो जाएगा mv² माइनस mg cos थीटा। टेंशन एट पी कितना हो गया 0। अगर 0 हो गया तो यहाँ से v² इज इक्वल टू rg cos थीटा, एक इक्वेशन ये बन गई। अब मैंने क्या किया, ए पॉइंट पे वेलोसिटी थी u, मैं यहाँ पे ये r रेडियस है, ये कितना हो जाएगा r cos थीटा।
और ये कितना है r, तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई r1 प्लस cos थीटा। तो मैं टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी। ए पॉइंट पे कितनी एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, और बी पॉइंट पे कितनी एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, m कॉमन होके कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gr प्लस 2gr cos थीटा। v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर rg cos थीटा 3gr cos थीटा प्लस 2gr। यहाँ से देखिए cos थीटा विल बी इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gr डिवाइडेड बाई 3gr। इस पर्टिकुलर एंगल पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसको ऐसे फॉर्मूले के रूप में याद रखिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट कर लिया। अब देखिए मैंने कहा कि पार्टिकल पे पी पॉइंट पे टेंशन आपका 0 हो गया, इस वाले पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये v वेलोसिटी थी, पार्टिकल के पास वेलोसिटी तो है ही, नीचे की तरफ क्या लग रहा था ग्रेविटेशन, ठीक। ये कुछ ऐसा था, पूरा डायग्राम बना दिया, सेंटर है, ये मास है और ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल, ये भी थीटा होगा, ठीक। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इस डायग्राम को अगर मैं अलग से बनाऊं तो देखिए आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ये v वेलोसिटी, ये एंगल थीटा है, ग्रेविटी नीचे है, तो ये क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में यही चीज होती है, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ पे क्या करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन लेके ऐसे मूव करेगा, ठीक। इसका मतलब पार्टिकल जब इस पोजीशन पे आ गया पी पोजीशन पे, तो पार्टिकल क्या करेगा प्रोजेक्टाइल को ऐसे मूव करेगा, आ गया। और ये पार्टिकल मूव करके जैसे ही सर्कल पे आएगा, ये कौन से पाथ को फॉलो करेगा, जो सर्कल वाला, फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से टेंशन क्या हो गया 0, फिर से प्रोजेक्टाइल, फिर उसके बाद ये मतलब ये वाला पाथ कैसा है पैराबोलिक, और उसके बाद सर्कल, फिर पैराबोलिक, फिर सर्कल, ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, मैंने आइडियल कंडीशन मानी। क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी से। अब अगर मैंने यहाँ पे पूछा कि पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इस लेवल से, पार्टिकल कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं ये डिस्टेंस कितना होगा r cos थीटा, ये डिस्टेंस कितना है r, लेकिन इसके ऊपर भी तो पार्टिकल जा रहा है, ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये h max है ना, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी अगर मैक्सिमम हाइट की बात करूं, r1 प्लस cos थीटा प्लस h max, ये हो जाएगी ना टोटल हाइट। और h max कैसे निकालेंगे, ये h max है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
2G। क्लियर यहां तक? अब देखिए यहां पर अगर एक रिंग होता, ये रिंग है और इसमें मास m है, इस रिंग का रेडियस r है। इस रिंग में इस स्मॉल m को क्या करना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसकी मिनिमम वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट पे क्या हो, बताइए सोच कर। अगर इस रिंग में स्मॉल मास को वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है तो इसकी लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम? GR। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एफबीडी बनाऊं तो एफबीडी में देखिए किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना है, इसका मतलब पार्टिकल को क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं एफबीडी देखूं तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, और ऊपर की तरफ रूट क्या 4GR। लगेगा? रूट 4GR। नहीं, और इधर ठीक है, ये कंडीशन ये तो क्लियर है ना। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल। स्ट्रिंग मास सिस्टम में आ जाइए, टेंशन ऊपर नीचे mg और ये u, यही था ना। स्ट्रिंग मास सिस्टम में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, टेंशन। यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल। दोनों सेम नजर आ रहे हैं ना, एफबीडी को देखिए सिर्फ, बस टेंशन की जगह क्या है, नॉर्मल। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने स्ट्रिंग मास सिस्टम में पढ़ा है सब चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, टेंशन इज रिप्लेस्ड बाय टेंशन की जगह नॉर्मल आ जाएगा। अब √5GR। तो ये हो जाएगा आपके √5। तो रिंग मास सिस्टम आपका सिंपल क्या है, स्ट्रिंग मास सिस्टम की तरह है। वहां पे टेंशन प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है। तो मिनिमम स्पीड लोवेस्ट पॉइंट पे कितने होने चाहिए, √5GR। ठीक है, नोट कीजिए, इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर है, सब चीजें एप्लीकेबल है जितना आपने स्ट्रिंग मास में पढ़ा है। ठीक है, सभी कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। इस वाले पोजीशन से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिलीज कर रहा हूँ। तो मेरे से पूछा गया जब ये पार्टिकल पी पोजीशन पे पहुंचेगा
तो उस समय नॉर्मल की वैल्यू 3 mg होनी चाहिए, तो किस हाइट से मैं इसको रिलीज करूं? सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे भी आपने क्या कहा कि पार्टिकल जैसे स्ट्रिंग मास सिस्टम कर रहा था वैसे यहाँ पे एक तरह से एक रिंग ही तो है ये, ठीक है। यहाँ पे मास आएगा, ऐसे रोटेट कर रहा है, यहाँ पे पहुंच गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग मास सिस्टम है वो किस पोजीशन पे है? बी और सी के बीच में। बी और सी के बीच में होगा तो टेंशन क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg cos थीटा। तो यहाँ पे टेंशन की जगह क्या है? नॉर्मल mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg cos थीटा, इसका रेडियस आर है। यहाँ पे n की वैल्यू आपको दी हुई है 3 mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg cos 53 3/5, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनी मेरे पास। उसके बाद मेरे को क्या अप्लाई करना है? देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में या सिंपल हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन रेफरेंस डिसाइड करना पड़ता है। मेन मुद्दा ये होता है कि रेफरेंस किसको माने। अगर मैं रेफरेंस इसको मान लेता हूं तो थोड़ी सी इक्वेशन बड़ी बन जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक। लेकिन ज्यादातर कोशिश यही की जाती है कि जो इनिशियल पोजीशन हो या फाइनल पोजीशन हो, दोनों में से किसी एक को रेफरेंस मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो फाइनल पोजीशन है इसी को रेफरेंस मान लिया, ये रेफरेंस। तो इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था। अगर मैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखूं तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। सिर्फ इनिशियल और फाइनल को देखिए और कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा सबसे पहले ये हाइट बताइए कितनी है। ये r है तो ये कितना हो जाएगा? r cos 53, cos 53 की वैल्यू 3/5 r, और ये भी r है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7/3/5 प्लस 1 8/5। तो ये कितना हो जाएगा? h माइनस 8/5 r, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही है? mgh h माइनस 8/5 r इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकाली, उससे पुट कर दी जाए, चले। चलिए बताइए कितना आंसर आ रहा है। m तो कॉमन होती है। थर्टीन r/5 आ रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, रैंडमली दिया मेरे को भी ऐसे। सब कुछ चेक कीजिए, देखिए ये वैल्यू आ रही है हर एक की। ये आ रहा है? Yes, sir. ये आ रहा है, चलिए। मान लीजिए एक रॉड है, ये एक रॉड है जिसका मास हाँ सर वो सॉरी सर 17 r आएगा, 17 r/5 आएगा। अच्छा, मैंने आंसर लिखा नहीं है, ये लोग आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर 17/5 आ रहा है तो सॉल्व आपको करना है।
जो भी वैल्यू है वो करेक्ट होगी। इक्वेशन यही है, ये दोनों इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, इसे पुट कर दी जाए, आ जाएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि एक रॉड है जिसका मास m है और रेडियस r है, मतलब कि इसकी लेंथ r है। मैंने कहा कि इस रॉड को कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएं? देखिए, हम लोगों ने स्ट्रिंग मास सिस्टम पढ़ा था, तो वहां पे देखा था कि हम लोग टेंशन के बारे में थे। टेंशन अगर 0 हो जाता किसी भी पॉइंट पे, इसका मतलब स्ट्रिंग आपकी स्लैग हो जाती। टेंशन 0 होने का मतलब यही हुआ। लेकिन यहाँ पे रॉड में अगर टेंशन 0 हो भी जाता है, तो क्या ये स्लैग हो सकता है? नहीं ना। तो यहाँ पे मतलब कि टेंशन के लिए तो मेरे को बॉदर करना ही नहीं है, मेरे को कुछ और सोचना पड़ेगा कि अगर इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है। अब समझ में आया कि मैं टेंशन को यहाँ पे क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि स्लैग नहीं हो सकता, रॉड है। बताइए सोचकर, जल्दी जल्दी। सोचिए, बताइए। सोचा किसी ने, क्या करें? अरे, इसको अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, इसका मतलब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे तो इसके पास वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। लॉजिकली सोचिए, रॉड है, रॉड रोटेट होके यहाँ पहुंच गया, अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो यहीं पे रुक जाएगा ना। इसने कब कंप्लीट कहाँ किया? कंप्लीट कब करेगा? जब हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो? पॉजिटिव हो। आया समझ में? ठीक है, तो बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी, ए और सी। ए पे टोटल एनर्जी, इसी को रेफरेंस माना है, हाफ एम यू स्क्वायर, और जब सी पे पहुंचेगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। एम कॉमन होके कैंसिल हो गया, यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 4gr शुड बी ग्रेटर देन 0, तो u इज इक्वल टू क्या आ गया? ग्रेटर देन 4gr। सर बोलिए। सर अगर ये रॉड है तो सर इसको तो हम सेंटर ऑफ मास के हिसाब से देखेंगे ना।
अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब चीजें वही आएंगी, करके देखिए, नहीं। सेंटर ऑफ मास से भी करके देखेंगे। सेंटर ऑफ मास से डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ आर होगा ना। सेंटर ऑफ मास क्यों कंसीडर करूंगा, मैं तो ये रॉड की बारे में बात कर रहा हूँ ना। अगर मैं सेंटर ऑफ मास को देखना, वो जब हम लोग देखते हैं जब रोटेशन में आते हैं, सेंटर ऑफ मास को कंसीडरेशन से तब करते हैं, तो मैं इसको रेफरेंस मानूंगा, इसको रेफरेंस मान, आंसर वही आएगा, ठीक है ना, आंसर में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आनी है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास को लेके कर रहा हूँ तो ये ऐसे करके ऐसे मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पहुंचेगा तो मैं इसको रेफरेंस मानूंगा ना, यस सर। इसको रेफरेंस मानूंगा तो यार आएगा आंसर, तो वही आ जाएगा वापस, यही इक्वेशन बन जाएगी वापस, ठीक है। आप ऐसे कीजिए या सेंटर ऑफ मास लेके कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2r लिखा है, अगर हम वैसे पोटेंशियल मैं वही तो कह रहा हूँ, वही आ जाएगा, मैं रेफरेंस यही लूंगा ना, करके देख लीजिएगा, रफ में करके देख लीजिएगा बाद में, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से कर दीजिएगा, सही है, गायत्री बिल्कुल सही है, कहीं पे गलती नहीं है, ठीक है। हाँ क्लियर है कि अगर रॉड का केस है तो मेरे को √4gr से बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी, इक्वल टू नहीं। अगर मैं इक्वल टू दूंगा तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ये इसको अपने को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा हाईएस्ट पॉइंट को, ठीक है। तो √4gr से बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज से आपको मूव नहीं करेगा। अगर कुछ ऐसा सिस्टम है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, इसके अंदर मास है, रेडियस r मान लीजिए, इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अच्छा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अगर नॉर्मल 0 हो भी जाता है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, मास नीचे गिर जाएगा, नहीं। यहाँ पे अगर नॉर्मल 0 हो भी जाता है तो मास नीचे नहीं गिरने वाला, जैसे कि रॉड में अगर टेंशन 0 हो भी जाता है तो रॉड स्लैग नहीं करने वाली, आ रहा समझ में, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, खत्म, लॉजिक को पकड़िए, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। Find out the region where it is in contact with the outer ring and in contact with the inner ring. आउटर रिंग के साथ कहां कहां पे ये कांटेक्ट में रहेगा और कब कब ये इनर वाले रिंग के साथ कांटेक्ट में रहेगा।
लॉजिकली सोचिए, अगर एक ही रिंग होता, ठीक है, अगर एक रिंग होता और इसमें अगर मास को रिवॉल्व करना है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए थी? √5g। इसका मतलब √50 मीटर पर सेकेंड। बी और सी पे है ना? और अगर मैंने कहा कि दोनों के बीच में है, इसका मतलब इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन √4g। 4g से बड़ी, इसका मतलब √40 से बड़ी। तो ये तो स्पीड √40 और √50 के बीच में है ना, 44। मेरे को जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा क्या है? √44 मीटर पर सेकेंड। अगर √44 मीटर पर सेकेंड से अगर यहाँ पे ये रिवॉल्व कर रहा है तो किस पोजीशन का आने के बाद नॉर्मल 0 हो जाएगा? बी और सी में कहीं ना कहीं 0 हो जाना चाहिए। उसके लिए मैंने निकाला था थीटा। कितना था थीटा? cos थीटा इज इक्वल टू u² माइनस 2gr डिवाइडेड बाई 3gr। u स्क्वायर की वैल्यू 44 माइनस 2gr डिवाइडेड बाई 3gr। ये कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 36 465। तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। इसका मतलब ये आउटर रिंग के साथ कांटेक्ट में कब तक है? 37 डिग्री तक ये आउटर रिंग के साथ कांटेक्ट में रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल क्या हो गया? 0। तो ये कहां पे जंप हो जाएगा? इनर रिंग पे। गिरेगा नहीं, उस पे जंप हो जाएगा। तो 37 से लेके 37 तक ये किस रिंग के साथ कांटेक्ट में रहेगा? इनर रिंग के साथ। और उसके बाद किसके साथ कांटेक्ट में रहेगा? आउटर रिंग के साथ। क्लियर है? ये सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हर जगह लगभग करवाया जाता है। रीजन जरूर लिख लीजिएगा क्यों और कैसे हो रहा है, मेन यही है। नोट कर लिया? चलिए, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस r है। इसमें एक स्मॉल मास को रखा जो कि अभी रेस्ट पोजीशन पे है, बिल्कुल बीचों बीच। मैंने क्या किया, इसको एक स्मॉल जर्क दे दिया। अगर स्मॉल जर्क दूंगा इस डायरेक्शन में तो नीचे गिरेगा ना, ठीक है, नीचे स्लाइड करने स्टार्ट कर देगा। तो मेरे से पूछा गया किस पोजीशन पे फाइंड थीटा where it lose contact with bow। जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एफबीडी बनाइए, नॉर्मल निकालिए, उसके बाद रेंडी कैलकुलेशन निकालिए, आंसर आ जाएगा।
इस वाले पोजीशन पे पहुंचा तो इसके पास वेलोसिटी v होगी, नीचे की तरफ mg लगेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, अंदर लगेगा mg cos थीटा और बाहर की तरफ लगेगा नॉर्मल और लगेगा mg स्क्वायर बाई r। ये होगा ना? cos थीटा 2/3 आ रहा है। सही है। तो देखिए यहाँ पे mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg cos थीटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट लूज हो रहा है, कांटेक्ट लूज हो गया इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक, नॉर्मल 0 हो गया इस पोजीशन पे, नॉर्मल 0 हो गया, मेरे को v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो मैंने तरीका बताया था कि फाइनल पोजीशन को ही क्या मान लीजिए रेफरेंस, इसको मैंने रेफरेंस मान लिया, तो ये हाइट पता लगा सकते हैं कि हाइट कितनी होगी, h is equal to r1 minus cos theta, यही होगा ना? ठीक, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही है? mgh इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। यहां से v स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। इसको याद रखिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर ये कॉन्टेक्ट छूट रहा है इसका, किसी थीटा एंगल पे इसका कांटेक्ट छूट गया, अब ये कांटेक्ट में नहीं है, ये तो फ्री एयर में आ गया ना। ठीक है, अगर ये फ्री एयर में आ गया तो इसको लॉजिकली ध्यान से देखें, ये थीटा है, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक, तो ये तो सिंपल क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर रहा हूँ v वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो पार्टिकल क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल करेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अगर मेरे को थोड़ा सा और बढ़ाना है तो मैं पूछूंगा कि किस पॉइंट पे नीचे जमीन से टकराएगा, निकाल सकता हूं कि नहीं? रेंज निकाल सकते हो? रेंज इस केस में अगर मैंने पूछा कि ये रेंज कितना होगा, निकाल सकता हूं? ये हाइट पता है ना मेरे को, जितना टाइम पार्टिकल को इतना डिस्टेंस कवर करने में लगेगा उतना ही टाइम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करने में लगेगा। तो यहां से टी निकालेंगे, ये टी की वैल्यू इसमें पुट कर देने आ जाएगा रेंज। ये करते आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग वेलोसिटी इफ्लक्स फ्लूइड्स में पढ़ते हैं। ये पानी की टंकी उसमें होल कर दिया तो क्या होगा? क्लियर यहां तक? लिख लीजिए, कंसेप्ट डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट पता रहे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या किया जा सकता है। और ये हाइट किसके इक्वल है? r cos थीटा की। बाउल के ऊपर था। नोट कर लिया? चलिए वर्टिकल का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पावर स्टार्ट करना। एक बड़ी सी रिंग है जिसका मास m है, रेडियस कैपिटल R है। यहाँ पे दो सर्कुलर बिड है, सर्कुलर बिड, इसका मास दिया हुआ है स्मॉल m, इसको मैंने रिलीज कर दिया।
अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये दोनों सर्कुलर ग्रिड नीचे ऐसे स्लाइड करेंगे ना, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया फाइंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल m and capital M so that bigger ring lifts up. Bigger ring lifts up. सर क्या बिगर रिंग? Lifts up, lifts up. बड़ी वाली रिंग ऊपर उठ जाए। देखिए कैसे करेंगे। मैं इसको रिलीज कर रहा हूं। मान लीजिए कुछ देर के बाद ये रिंग यहां पहुंच चुकी है। थीटा एंगल पे, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, एलबीडी ड्रॉ कर रहा हूं बड़ी वाली रिंग का। मैं बड़ी वाली रिंग का एलबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो बड़ी वाली रिंग पे जो छोटी वाली रिंग है नॉर्मल बाहर की तरफ लगा दी गई, ठीक। और ये भी नॉर्मल इस पे बाहर की तरफ लगा दी। बड़ी वाली रिंग का एलबीडी बना रहा हूं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक। तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या मिला, n cos थीटा, और यहाँ पे भी क्या मिला, n cos थीटा, ठीक। तो अगर मैं बड़ी वाली रिंग पे देखूं ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, 2n cos थीटा। बड़ी वाली रिंग पे देखिए ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, 2n cos थीटा। अब बड़ी वाली रिंग पे ग्रेविटी नीचे कितना फोर्स लगा रहा है, कैपिटल mg, ठीक है। अगर मेरे को इसको लिफ्ट करना है इसका मतलब 2n cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल mg, तभी तो लिफ्ट हो पाएगा, नहीं तो लिफ्ट नहीं हो सकता, है ना। सिंपल सा केस है, अगर कोई भी ब्लॉक ग्राउंड पे रखा मेरे को उसको लिफ्ट करना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा या तो उससे, ठीक। तो ये कंडीशन, पहली कंडीशन मेरे पास आ गई कि 2n cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, ठीक। पहली कंडीशन। मैं क्या कर रहा हूं, स्मॉल m का एलबीडी देख रहा हूं, ग्रिड का। अगर मैं सर्कुलर ग्रिड का एलबीडी देखूं, सर्कुलर ग्रिड यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, नीचे की तरफ mg, ये थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। बड़ी वाली रिंग पे नॉर्मल लग रहा था बाहर की तरफ, तो छोटी वाली रिंग पे नॉर्मल लगेगा अंदर की तरफ। ये v वेलोसिटी सारा तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ mv²r, क्लियर है। तो यहां से नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आ गया, mv²r माइनस mg cos थीटा। और अभी मैंने क्या देखा कि 2n cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, तो मैं पुट कर दूंगा 2n cos थीटा, तो 2 cos थीटा इनटू mv²r माइनस mg cos थीटा should be greater than or equal to कैपिटल mg, यही है ना।
अब आगे क्या करें, मेरे को मिनिमम निकालना है, तो मैं क्या इसको इक्वल टू लिख सकता हूँ, मिनिमम पोजीशन पता चल गया जब लिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि 2n cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल mg। इसके आगे क्या है, बी स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, एम जी एच, एच कितना हुआ, आर 1 माइनस कॉस थीटा। बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा, इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना, एम कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 GR 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दीजिए, थोड़ा लेंथी है, तो 2 cos थीटा बी स्क्वायर की वैल्यू 2GR माइनस 2GR cos थीटा डिवाइडेड बाई इंटू एम है, एम को बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस जी cos थीटा शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम जी। आर कॉमन होके कैंसिल हो गया, सॉरी आर कैंसिल होगा 2, तो देखिए 2m cos थीटा ब्रैकेट में 2g माइनस 2g cos थीटा माइनस g cos थीटा माइनस 3g cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 m g cos थीटा माइनस 3 2 जा 6 m g cos स्क्वायर थीटा माइनस कैपिटल एम जी इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6mg cos स्क्वायर थीटा माइनस 4mg cos थीटा प्लस कैपिटल mg इज इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन किसमें बन गई, कॉस में, तो ये तो मेरे को रियल रूट्स मिलने चाहिए ना इसके, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। रियल रूट्स मिलने चाहिए, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 16 m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4ac 4 6 24 m g इंटू सी। सही लिख रहा हूं, एक m कैंसिल हो गया, जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया 16m इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 24m। तो यहां से वैल्यू आ गई स्मॉल m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 24/16, ये हो जाएगा आपका 8382। ये आ गया इन दोनों के बीच में रिलेशन। क्लियर है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन वो एडवांस पे चले जाएंगे फिर हम लोग, ठीक है, उसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर है यहाँ तक सबको, नोट कर लीजिए।
नोट के लिए नेक्स्ट टॉपिक पावर। पावर आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड और वॉट, इतनी चीजें पता है ना। ठीक, पावर का मतलब क्या होता है? पावर इज इक्वल टू नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक, अब अगर देखो इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात करना है तो P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम टेकन। ठीक, स्मॉल वर्क डन को मैं क्या लिखता हूँ, F डॉट ds डिवाइडेड बाय dt। ds अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, F डॉट p। तो P इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए घर वगैरह में हम लोग वाटर पंप लगाते हैं, ठीक है। अगर मेरे को वाटर पंप लगाना है तो मैं दुकान वाले के पास जाता हूँ, तो मैं मोटर की रेटिंग बताता हूँ कि मेरे को कितने पावर वाला मोटर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट देखता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट है क्या। तो अगर मैं जो जमीन के अंदर जो हम लोग पाइपलाइन डालते हैं, मैंने कहा कि जमीन के अंदर पानी है 5 मीटर अंदर, तो मैं पाइपलाइन 6 मीटर की डालूंगा कि 10 मीटर की डालूंगा? लॉजिक क्या कहता है आपका? आप कहेंगे 6 मीटर, पैसा बचेगा, लेकिन 2-3 साल के बाद पानी और नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो आपका वाटर लेवल है, तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पे पानी लेवल है उसके नीचे तक हम लोग पाइपलाइन डालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये पानी है, इसके अंदर मैंने पाइपलाइन डाली, ये पाइपलाइन डाली और इसकी लेंथ है आपकी 10 मीटर पाइपलाइन, ठीक। ये पाइपलाइन है तो यहाँ पे वाटर टैप भी होगा, तो मान लीजिए ये वाटर टैप, ठीक है। और वाटर टैप का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर है। और मेरी रिक्वायरमेंट ये भी है कि पानी ऊपर आए तो पानी यहाँ से किसी वेलोसिटी से निकले बाहर, ठीक है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मैंने मान लिया यहाँ पे जो वेलोसिटी हो पानी की वो कितनी हो, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो मेरे से बोला गया तो यहाँ पे मैं कौन सी मोटर लगाऊंगा, पावर रेटिंग, फाइंड मिनिमम पावर ऑफ मोटर रिक्वायर्ड। कितनी पावर रेटिंग वाला मेरे को मोटर लगाना पड़ेगा, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। पानी को उठाना भी है, उसको वेलोसिटी भी देनी है। जल्दी से कीजिए। पावर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्कडन आपको आता ही है, हर जगह बस क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना। वर्कडन पे ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं आप। चलिए मैं ही करवा देता हूँ, टाइम कम है। अब देखिए मेरे को पावर निकालना है। पावर का मतलब क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका मतलब पावर का मतलब क्या हुआ, एनर्जी पर सेकेंड।
एनर्जी पर सेकेंड ही मेरे को क्या देगा, पावर देगा। तो मैंने सोचा कि 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो निकाल लो, तो वही पावर होनी चाहिए मोटर की। ठीक, अब मोटर देखिए दो काम कर रहा है, एक तो ये पानी को लिफ्ट भी कर रहा है और ऊपर से उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है उसको, दोनों रिक्वायरमेंट है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं देखूं कि जो पानी निकला कितनी स्पीड से निकला, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 5 मीटर। और इसका एरिया कितना है, 0.1 मीटर स्क्वायर। तो मेरे को ये पता चलेगा कि वॉल्यूम पर सेकेंड कितना बाहर आया, 1 मीटर क्यूब एरिया इंटू 0.5 मीटर क्यूब एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, हर एक सेकंड इतना वॉल्यूम मेरे को बाहर चाहिए, इतना पानी निकालना है मेरे को हर एक सेकंड। मतलब कि मास कितना निकालना है, मास पर सेकंड, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना होता है पानी का, 1000 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 500 kg, है ना। तो हर एक सेकंड कितना पानी बाहर आएगा, 500 kg। तो दो चीजें कर रहा है मोटर, एक तो पोटेंशियल एनर्जी भी और एक काइनेटिक एनर्जी भी। यही क्या है, एनर्जी पर सेकंड। और यही क्या है आपका पावर। तो एनर्जी पर सेकंड कितना हो जाएगा, एम बी एच कितना है 10 हाफ एम बी स्क्वायर। निकाल लीजिए पावर आगे। सॉल्व हो जाएगा ना, नोट कर लिया तक। ठीक, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने कहा कि एक कार है, इसमें कई क्वेश्चन बना सकता हूँ और कई क्वेश्चन पूछे भी गए। मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, इसका मास m है। यहाँ पे दिया इंजन is providing constant power capital P to the car. Find speed as function of time. दूसरा मैं ये भी निकाल सकता हूँ, speed as function of x। तीसरा ये भी निकाल सकता हूँ, find time taken by car to move x distance। आ रहा समझ में? और भी हैं, वैसे कई क्वेश्चन पूछे गए लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंजन क्या कर रहा है, कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कर रहा है। अगर इंजन कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर भी कांस्टेंट होगी ना, वो पी के इक्वल होगी। हर एक इंस्टेंट पे पावर कांस्टेंट है। तो मैंने कहा कि P इज इक्वल टू F डॉट P, ये भी करेक्ट है। इंस्टेंटेनियस पावर भी P के इक्वल होगा।
जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स है। लॉजिक लगाइए, इंजन तो उसी डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड करता है ना जिस डायरेक्शन में कार को मूव करना है। तो F डॉट V दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय D। F को क्या लिखूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन P डिवाइडेड बाय D। एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा, dV अपॉन dt इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय D। तो यहां से क्या आ जाएगा, mv dV इज इक्वल टू P dt। इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू pt। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा 2pt डिवाइडेड बाय m। क्लियर है? अब ये दोनों पार्ट होमवर्क में कर लीजिएगा। स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, इसका मतलब एक्सीलरेशन को क्या लिख दूंगा मैं, v dv अपॉन dx। उसके बाद मेरे को कितना टाइम लगा x डिस्टेंस कवर करने में, उसी में x वाले में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूंगा, आ जाएगा टाइम भी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास मंडे को। ठीक है, और नेक्स्ट फ्राइडे, जो नेक्स्ट फ्राइडे है उसमें एक्स्ट्रा क्लास से स्टार्ट करूंगा, 12 पैरेलली स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैट करेंगे ऑप्टिक्स, आप बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, चलिए वोटिंग कर लेते हैं, कितने लोग कह रहे हैं ऑप्टिक्स? कोई नहीं, अच्छा एक ही कह रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे को इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक, पैरेलली 11th भी कंप्लीट करें, इलेक्ट्रोस्टैट भी तब तक हो जाएगा। उसके बाद ग्रेविटेशन समझने में आसानी हो जाएगी, ग्रेविटेशन के लिए फिर एक ही लेक्चर लूंगा मैं। ठीक है, टाइम बच जाएगा ग्रेविटेशन के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।